हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। ठीक है, वायुमंडल का संगठन। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 2 का टॉपिक है। या फिर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर आप कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि वायुमंडल में किस चीज़ का संगठन है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या जानने वाले हैं आज, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वायुमंडल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब देखिए जलवायु विज्ञान क्या है। तो इसको थोड़ा अगर आप याद करें तो पिछले सेमेस्टर में आपने ये पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी में कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो ये जो जलवायु विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल का संगठन पढ़ने वाले, तो ये जलवायु विज्ञान जो है वो किसकी शाखा है, तो भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, भौतिक भूगोल की शाखा क्या है, तो जलवायु विज्ञान। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि जलवायु विज्ञान किसकी शाखा है, तो भौतिक भूगोल की शाखा है जलवायु विज्ञान। तब देखिए जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में मिलने वाली समस्त गैसों, होने वाले समस्त घटनाओं, वायुमंडल के संगठन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी में वायुमंडल पाई जाती है, तो इस वायुमंडल में जितनी भी तरह की गैसें पाई जाती है, जो भी घटनाएं होती है, जैसे ऑरोरा की घटनाएं होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी घटनाएं होती है और वायुमंडल का जो संपूर्ण संगठन होता है, तो इनका जो अध्ययन किया जाता है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं परिचय। तब जैसे हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल का संगठन जानने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानना ज़रूरी है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होती है, तो पृथ्वी के चारों ओर कई सौ से कई हजार किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इसके चारों ओर कई सौ से कई हजार किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, ये कई सौ से लेकर के कई हजार किलोमीटर तक क्या पाई जा रही है, एक मोटी सी परत है। ठीक है, जो कि गैसीय आवरण है इसमें। ठीक है, तो इसी परत को, इसी मोटी परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर कई सौ से कई हजार किलोमीटर की मोटाई में जो गैसीय आवरण फैला हुआ है, उसी आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हवा क्या होता है, तो हवा क्या होती है, तो विभिन्न गैसों के यांत्रिक सम्मिश्रण को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। जो बहुत सारे गैसों का जो यांत्रिक मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। ठीक है, सबको एक साथ मिला जुला करके क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वायुमंडल के संगठन, तो इसको अब ये हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि वायुमंडल के संगठन क्या है। तो वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो 3 चीज़ें पाई जाती है वायुमंडल में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या फिर 3 संगठनों से। तो ये जो गैस है, गैस, एरोसोल और जलवाष्प, तो ये जो गैस, एरोसोल और जलवाष्प है, ये क्या है, ये संघटक है। ये क्या है, तीनों संघटक है। ठीक है, किसके संघटक है, तो वायुमंडल के संघटक है। ठीक है, गैस, एरोसोल और जलवाष्प कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल में पाया जाता है। ये किसके संघटक है, वायुमंडल के संघटक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गैस के बारे में। तो गैस क्या है, तो वायुमंडल की जो गैसीय रचना है
ये दो प्रकार के गैसों से हुई है, ठीक है। पहला तो होता है स्थिर या स्थायी गैस और दूसरा होता है क्या, परिवर्तनशील गैस। दो प्रकार के गैसों से हुई है, कांस्टेंट या फिर परमानेंट गैस, और दूसरा होता है वेरिएबल गैस, ठीक है। अब देखिए हम इन गैसों के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी ये जानकारी ले लेते हैं कि गैसों की खोज कब हुई, ठीक है। जो वायुमंडल में हमारी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैसें पाई जाती है उनके बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1752 में हुई थी। नाइट्रोजन गैस की खोज कब हुई थी, 1772 में। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और उस समय रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या दिया था, तो मेफिटिक एयर नाम दिया था नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन की खोज और इसका अध्ययन सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, ठीक है, या फिर से प्रिस्टले भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन की खोज 1874 में की गई थी। अब देखिए वायुमंडल में गैसों की कितनी मात्राएं पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9% और ऑर्गन 0.9%, और इन तीनों को मिला करके वायुमंडल में इनका योगदान कितना है, तो 99% इनका योगदान है, ठीक है। यानी कि वायुमंडल में 99% कौन सी गैसें पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन मिलाकर 99% गैस पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि स्थिर गैस क्या होती है, तो इसमें सबसे प्रमुख गैस क्या क्या है। उससे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने चार्ट तो नहीं बनाया, वो टेबल मैंने नहीं बनाया है, बट मैं उसका आपको उसका फ़ोटो दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का जो गैसीय संघटन होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, गैस, फिर प्रति मिलियन भाग, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ppmv, फिर प्रति बिलियन पार्ट, पार्ट्स पर बिलियन, ppbv, और फिर आयतन प्रतिशत, ठीक है, यानी कि वो कितना पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है क्या, हमारा नाइट्रोजन प्रति ppmv इसका क्या है, 780,840.0, इसका ppbv क्या है, 780.84, और इसका आयतन कितना है, यानी कि ये कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो 78.10%। ऑक्सीजन का कितना है, 209,406.0, और इसका प्रति बिलियन पार्ट कितना है, तो 209.46, ठीक है, और इसका आयतन कितना है, तो 20.90। ऑर्गन का कितना है, तो 9,340.0। उसके बाद फिर ppbv कितना है, तो 9.34, आयतन कितना है, 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड है तो 350, ठीक है, और इसका ppbv कितना है, 0.35, आयतन यानी कि कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। नियॉन इसके बाद आता है तो 18.0, और इसका ppbv कितना है, 0.018, और आयतन कितना है इसका, 0.0018। उसके बाद फिर ये जो हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस, ये सब जो है इनका ppbv और आयतन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये आपका कितना पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो सीरियल नंबर से दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम। हीलियम कितना पाया जाता है, 5.2, मीथेन 1.4, क्रिप्टॉन 1.0, नाइट्रस ऑक्साइड 0.5, हाइड्रोजन 0.5, जेनॉन है 0.09, और ओजोन है कितना, 0.07, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब हम देख लेते हैं कि स्थिर गैसें क्या क्या हैं। तो स्थिर गैसों में जो प्रमुख गैसें हैं तो वो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78.1%। इसको बिल्कुल आप रट लीजिए, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ऑक्सीजन कितना है, 20.9%, ऑर्गन कितना है, 0.9%। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर जो गैसों का प्रतिशत रहता है, ठीक है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो निचला वायुमंडल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या पाई जाती है, तो स्थिर और स्थायी गैसें पाई जाती है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को
को टेबल दिखाया, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही थी तो वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक था, यानी कि उसमें ये सब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन और ओजोन, तो ये सब क्या है, ये सब स्थायी या फिर स्थिर गैसें हैं, ठीक है। तो इसमें प्रमुख है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस एमिनो एसिड का आवश्यक अंग है। एमिनो एसिड को एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। और नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में 7 रूप में पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड NO2, एमिनो NH, अमोनिया NH3 और नाइट्रस एसिडरस HNO2, ठीक है। तो अब देखिए जीवन मंडल में जो है नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है वो मिट्टियों में जाता है और इसका क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन का खनिजीकरण होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में मिलकर किस रूप में बदल जाता है, तो खनिज का रूप ले लेता है। और फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, जिसे नाइट्रीकरण कहते हैं। और फिर मानव और जंतुओं में वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है। किस प्रकार से कि जब वो मिट्टी में गया तो मिट्टी से क्या करता है, जो मिट्टी से जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि खनिज को अपने पत्तों में भेजते, तो डायरेक्ट वो खनिज को नहीं भेजते, ठीक है। तो उसको क्या करते, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, उसका खंडन कर देते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो उसमें चले जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और फिर उसे ही कौन खाता है, मानव खाता है, जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं। और इसी तरह से फिर मानव के शरीर में, जंतुओं के शरीर में क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थानांतरण होता है। उसके बाद क्या होता है कि अनाइट्रीकरण और नाइट्रोजन का वायुमंडल में पुनरागमन होता है। इस तरह से कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो ये क्या होता है कि जो तड़ित होता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो चक्र जो है वो चलते रहता है। तो 2 तरीके से होता है, एक तो हो गया कि डायरेक्ट वायुमंडल से आ रहा है, किस प्रकार से, तो जो बिजली चमकती है, ठीक है, तो वो जो तड़ित झंझा होती है तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और वायुमंडल ये नाइट्रोजन का जीवाणु और नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। उसके बाद ये जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और फिर ये क्या होते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नाइट्रोजन द्वारा, जीवाणुओं द्वारा यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। इसी मिट्टी में उपस्थित जो होते हैं वो पौधे द्वारा अवशोषण का कर लिया जाता है। उसके बाद ये पौधे जो होते हैं वो जंतुओं और पौधों का खाना बनते हैं, ठीक है। और फिर उत्सर्जन के द्वारा या फिर मृत्यु के द्वारा ये जो नाइट्रोजन है ये पुनः कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। तो इसका जो है वो 2-3 चक्र चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय गैस है क्योंकि ये लगभग सभी के साथ रिएक्शन कर लेती है, सभी गैसों के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, और सभी का ऑक्साइड बनाती है। तो ये जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के निर्माण में इसकी अहम भूमिका है। और जो आणविक ऑक्सीजन है यानी कि O2, तो ये निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। और जो विघटित ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो सिर्फ O होता है, ठीक है, जिसका विघटन हो जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो 60 किलोमीटर की ऊंचाई से 60 किलोमीटर के ऊपर क्या पाया जाता है, आणविक या 60 किलोमीटर से ऊपर क्या पाया जाता है, तो विघटित ऑक्सीजन। और 60 किलोमीटर में क्या पाया जाता है, आणविक ऑक्सीजन, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों और सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा तो ऑक्सीजन का निर्माण। और दूसरा विभिन्न खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। परिवर्तनशील गैसों में प्रमुख होते हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन। और क्या होता है, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। इसके जो सभी रूप होते हैं, ठोस रूप यानी कि हिमपात, ओला, उपलवृष्टि, पाला, ये सब क्या होते हैं, वर्षण के ठोस रूप होते हैं, ठीक है। जिसमें बर्फबारी होती है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, वही हो गया इसका वर्षण का ठोस रूप।
तरल रूप क्या होता है, ओस, कोहरा, जल वर्षा, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, तो जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जीवन रक्षक गैस क्या है हमारी, तो ओजोन है। ठीक है, ये गैस प्रवेशी सौरिक विकिरणों को क्या करती है, छानती है और पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और भूतल को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाती है। ओजोन का निर्माण जो है वो ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप से होता है और ओजोन ऑक्सीजन का 3 एटॉमिक रूप होता है। इसका कलर जो है वो हल्का नीला होता है। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक गैस होती है, इसकी गंध तीखी होती है। ओजोन जो है वो सबसे ज़्यादा 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है और इस 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में सबसे ज़्यादा 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ओजोन का निर्माण जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वायुमंडल में होता है। ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख या उत्तरदायी जो तत्व होते हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है वायुमंडल में वो 0.03% है। ये दो प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और दूसरा के सौरिक विकिरण तरंगों के लिए पारदर्शी और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। यानी कि जो सौरिक विकिरण तरंग होते हैं, जो सूर्य की तरफ से जो तरंगे आती हैं, ठीक है, जो सूर्य में पृथ्वी में प्रवेश करती, ठीक है, ये सूर्य हो गया। तो जो प्रवेश करने वाली जो ये वायुमंडल हो गया, ठीक है, तो जो प्रवेश करने वाली तरंगे हैं, ठीक है, जो आ रही उनके लिए क्या होता है, पारदर्शी, यानी कि आने देती है। ठीक है, और जो बहिर्गामी यानी कि जो रिटर्न जो तरंगे जाती हैं, ठीक है, जो विकिरण जो रिटर्न जाता है उनके लिए अपारदर्शी, यानी कि उनको रोक करके रखती है। ठीक है, बहिर्गामी विकिरण को पृथ्वी की ओर पुनः वापस लौटा देती है और ये हरितगृह प्रभाव में वृद्धि का कारण भी बनता है और जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि तापमान भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए एरोसोल क्या होते हैं, तो एरोसोल वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थों और तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, तो ज्वालामुखी इसके समय जो धूल कण और राख निकलते वो जुते हुए खेतों में जो उड़ाए गए धूल कण होते हैं, रेगिस्तान में जो रेत कण होते हैं, चट्टान के जो टुकड़े होते हैं अक्षय के द्वारा जो शैल कण होते हैं, नमक कण, उल्का कण, जैविक पदार्थ, धुआं और कालिक, ये सब क्या है, ये सब एरोसोल है जो कहाँ पाए जाते हैं, हमें वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस एरोसोल को इस तरह से समझे तो जितनी भी चीज़ें होती हैं तरल रूप में हो, ठोस रूप में हो, जो भी निलंबित कणिकीय पदार्थ होते हैं, इन सब को मिला करके धूल, धुआं, गैस, रेत, शैल, नमक कण, उल्का कण, जितना कुछ भी होता है, इन सब को मिला जुला करके क्या कह देते हैं हम, एरोसोल। ठीक है, अब जल वाष्प, तो इसके कण जो होते हैं संघनन और वर्षण के द्वारा संभव हो पाते हैं। तो संघनन और वर्षण में क्या आता है, कुहरा, पाला, ओस, ओला, हिमपात, जल वर्षा। ठीक है, और क्षैतिज रूप में जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। क्षैतिज रूप में अगर देखें तो जलवाष्प की मात्रा जो है वो ध्रुवों में कम और भूमध्य रेखा की ओर अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों में जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है, जबकि जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण वाष्पीकरण भी अधिक होता है और उस वजह से वहाँ पर का जो वायुमंडल होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों में जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के धरातलीय हवा में जल वाष्प की मात्रा जो है वो 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों पर पाया जाता है। कैसे, तो 2.6%, 0.9% और 0.2%। तो जिस तरह से जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती जाएगी जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, वो घटती जाती है। और ये जो जल वाष्प है वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। यही आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।